Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we will discuss about reaction kinetics. आज हमने जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जो पिछले ईयर से जो भी मतलब के टेस्ट्स हो चुके हैं, स्पेशली पीएमडीसी जो भी टेस्ट्स करवाती है सिंध में। देन उसके बाद हम बात करें एनटीएस की, एसटीएस की, जो भी उसमें एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। प्लीज़ जॉइंट करें, जो मतलब कि आपकी जो है कोई भी मतलब कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। इसलिए मैंने जो भी पिछले ईयर से काम शुरू किया था, मैंने सोचा कि जो भी मतलब कि इसमें एमसीक्यूज आते हैं वो मैं आज आपको करवाऊँ। ओके, मैंने जो है पहले भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज करवाए हैं काफ़ी चैप्टर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो है बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करवाया है, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का सिलेबस। देन बात करें केमिस्ट्री की तो उसका भी अभी काम चल रहा है। देन उसके बाद ये जो है 7 चैप्टर है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का। देन उसके बाद 2-3 चैप्टर्स और रहेंगे। यहाँ पे जो है हमारी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद हम जो है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स के भी हमने जो है 5-6 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स जो में है उसमें 1-2 चैप्टर रह गए हैं। देन उसके बाद वो भी हमारी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम जो है जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स, 1-2 चैप्टर्स रह गए हैं। मैं कोशिश करूँगा वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएँ। आज ही मैं वो जो है सॉल्व करवाऊँगा। वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएँ। देन उसके बाद हम जो है सेकंड ईयर फिज़िक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अभी तक मेरे चैनल को जो भी स्टूडेंट पे जो भी न्यू है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे डेली बेसिस पे। ओके, स्पेशली पीएमडीसी जो एमडीकेट होने जा रहा है 2025 में। जो भी स्टूडेंट इसमें इन होगा तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का उसका कंप्लीट होना चाहिए। वो जैसे ही वो कंप्लीट करे नहीं, ऐसी बात नहीं, जैसे वो स्टार्ट करे जैसे फर्स्ट चैप्टर उसने पढ़ लिया। ओके, उसके हिसाब से वो उन चैप्टर्स का जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करे। ओके, देन उसके बाद जैसे ही वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर जो है उसका कंप्लीट हो जाए तो वो स्टूडेंट उसका एमसीक्यूज भी सॉल्व करे। ओके, ऐसे ही आपकी जो है कंसिस्टेंसी से आपकी जो है मतलब याददाश्त जो है वो मतलब के मजबूत हो जाएगी। आपका जो माइंड है वो कंप्लीट जो है सही तरीके से वर्क करेगा। ओके, जैसे ही कोई सिलेबस का कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके जो है कुछ एमसीक्यूज भी करो, नहीं तो नहीं 30-50 एमसीक्यूज ज़रूर करो। ओके, ज़्यादा टाइम है तो 100, 200 200 कर दो, नहीं है तो कम से कम 50 एमसीक्यूज एक चैप्टर्स के करो। ओके, यही मेरी जो है एडवाइस होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कमेंट्स में कहते हैं सर क्या पढ़ें, कैसा सिलेबस मतलब के आएगा इस टेस्ट में 2025 की टेस्ट में जो हमारे यहाँ एमडीकेट होगी, जो पीएमडीसी लेगी या आईबीए का जो है इदारा लेगा। हमारी कोशिश यही है कि आईबीए का इदारा ले। ओके, हम जो हैं कुछ बात कह रहे हैं आपस में, काफ़ी सारे चैनल्स वाले हैं जो मतलब के वो एक मतलब के प्रेस क्लब पे रखेंगे कि जो भी मतलब के इस इदारे पे, इस पाकिस्तान पे जो भी मतलब के कोई टेस्ट जो है करवाने जा रहा था, जो अभी हुआ है आईबीए का, उसने जो है एक सुठे तरीके से जो है टेस्ट करवाया है। ओके, एक एमसीक्यूज भी लीक नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल भी जो नेक्स्ट ईयर मीन्स 2025 का जो है ईयर में जो इसके लास्ट में जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दरमियान ही इसकी जो है टेस्ट होने जा रहा है एमडीकेट का। इंशाल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि जो है आईबीए सखर जो है इसकी टेस्ट की
ज़िम्मेदारी ले। ओके, सो इंशाल्लाह यही लेगी। सो काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर एमसीक्यूज़ करवाएं, तो मैंने ठीक है मैं करवाता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। सो काफ़ी स्टूडेंट ने कह रहे थे, तो इसलिए मैंने काफ़ी एमसीक्यूज़ के चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ करवाए हैं। देन उसके बाद ये अभी भी काम चल रहा है। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ओके, सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज़ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, इट्स डिपेंड अपॉन। सो हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो उसका डिपेंड करता है वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये आपने याद रखना है, जो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही हो जब भी, तब वो डिपेंड करता है हमारे यहाँ टेम्परेचर पे। ओके, न कि टाइम की, न कि टाइम पे, न कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। सो ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, on increasing the temperature the rate of reaction increase mainly because of the activation energy of reaction increase, concentration of reacting molecule increase, या collision frequency increase, या none of above। so यहाँ पूछ रहा है कि increasing जब भी टेम्परेचर का जो है बढ़वा होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास कोलियन होता है ना, कोलियन का जो मतलब कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो जाएगी। या इंक्रीज लिखा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा कि कोलियन फ्रिक्वेंसी जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो डिक्रीज हो जाती है, इसलिए वो है रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ये थी इसकी कॉन्सेप्ट। देन चलते हैं थर्ड नंबर एमसीक्यूज की तरफ। The value of activation energy is primarily determined you know very well। so हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का वो प्राइमरी डिटरमाइन किया जाता है टेम्परेचर पे, इफेक्टिव पे, कोलियन पे, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, या केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट पे। सो एक्टिवेशन एनर्जी प्राइमरी जो हमारे पास का वैल्यू जो होता है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर एंड इफेक्टिव कोलियन, देन उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात हो रही होती है। सो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा वो इफेक्टिव कोलियन होगा। ओके, ये इस पे डिपेंड करता है, इसके डिटरमाइन किया जाता है। देन चलते हैं 4 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। sum of exponent of molecular molar concentration is called। सो आपने ये याद रखना है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं वो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, मोलरिटी पे, या रेट ऑफ रिएक्शन, या एवरेज ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो नंबर 5 में कह रहे हैं कि दी इन रेट एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज नेगेटिव इट शोज। जब भी हमारे पास, आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास रेट ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो नेगेटिव हो, जब भी रिएक्टेंट जो होता है वो नेगेटिव हो तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट चेंज, ये हमारे पास नहीं होते। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, प्रोडक्ट जो है इंक्रीज होता है जब हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है वो पॉजिटिव हो, या रिएक्टेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो, तो इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ये बात कह रही है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज। ओके, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ नेगेटिव है तो इसकी रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है। जब रिएक्टेंट इंक्रीज होता तो हमारे पास ये पॉजिटिव, नेगेटिव की बजाय ये पॉजिटिव लिखा होता। सो यहाँ जो पॉजिटिव लिखा होता तो हमारे पास रिएक्टेंट जो होता वो इंक्रीज होता, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होता। जब यहाँ तो ये इंक्रीज नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी ही होगा, क्योंकि रिएक्टेंट इसका डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी ही होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, सो 6 में कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन मोल्स डीएम क्यूब सेकंड माइनस 1, या मोल्स डीएम क्यूब मोल्स सेकंड माइनस 1, मोल पर माइनस 1 डीएम क्यूब सेकंड माइनस 1। सो आप सभी जानते होंगे कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मोल डीएम क्यूब
सेकंड -1 होता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The rate of disappearance of reactant is equal to, जब भी हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के हिसाब से, या हमारे पास द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, या दोनों, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो जब भी डिसअपीयरेंस होता है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है, या releasing during the reaction, this is called as correct। so energy release हो जाती है during the reaction के हिसाब से दौरान। so disappearance reactant। ओके, so in which correct option हमारे पास ही होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट्स हो वो आपको मिल जाए। ओके, okay, then admitting the rate of reaction when the concentration of reactant are taken as a unit is called, so this is called as Arendt's constant, molarity या specific rate of reaction constant और आइडियल रेट ऑफ रिएक्शन। सो हमारे यहाँ पूछ रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नंबर 9 में कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2n 2 और 5 देन 2n और 4 और ऑक्सीजन, देन दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, 10 में कह रहे हैं कि फॉर थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास जो उसका प्रोपोर्शनल इनिशियल जो उसका शेप होगा वो हमारे पास स्क्वायर होगा, नॉट अ सिंगल, नॉट अ क्यूब, नॉट अ रीजन ऑफ पावर ऑफ 12। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी स्क्वायर। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 11 में कह रहे हैं कि which order of reaction obey the relation T1 by 2 equal to 1 by K2 is called as second order of reaction। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, सो 12 में कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय, जब भी हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म किया जाता है उसमें से जो हमारे पास प्रेशर ड्यू टू प्रेशर की वजह से, या इफेक्टिव कोलियन की वजह से, या इनइफेक्टिव कोलियन की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो बनता है ड्यू टू इफेक्टिव कोलियन की वजह से। ओके, सॉरी, इनइफेक्टिव कोलियन की वजह से। जब भी एक्टिवेटेड फॉर्म किया जाता है तो इनइफेक्टिव कोलियन की वजह से, जब भी इनइफेक्टिव होगा वो हमारे पास एक्टिवेटेड है। जब भी कोई शे जो है वो होती है वो इफेक्टेड होती है, सो उसका कोलियन जो होता है वो एक्टिवेटेड नहीं होता। सो ड्यू टू इनइफेक्टिव कोलियन की वजह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 13 में कह रहे हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज फेवर। सो यहाँ आप बात को समझें कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रहा है, देन प्रोडक्ट जो होता है वो कम हो रहा है, या रिएक्टेंट जो होता है वो हायर है देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से वजह से। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, नॉट एंडो। एंडो में जो रिएक्टेंट होता है वो लेस होता है देन दी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। देन ही सेज कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी एक्सोथर्मिक। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 14 में कह रहे हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। सो दिस इज कॉल्ड एज ई ए पोटेंशियल एनर्जी, वी या काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एज ई ए। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 15 में कह रहे हैं कि which of the following will have very high rate of reaction। जब भी हमारे पास हाई रेट ऑफ रिएक्शन होगा ड्यू टू डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज करेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज करेक्ट, आयोनिक रिएक्शन, दिस इज करेक्ट। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज D, all of above, because in which very high rate of reaction due to all condition।
ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 16 में कह रहे हैं कि ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब भी हमारे पास कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा हो रही होती है, सो ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकॉज ग्रेटर विल बी डी एक्स बाई डी टी। जब भी हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास डी एक्स ज़्यादा होगी डी टी से। सो इनविच करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, जब हमारे पास कोई कह रहा था कि कह रहे हो कि greater the concentration of product, so in which correct option number B, lesser will be dx by t dx। ओके, सो आपको ये याद रखना है। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 17 में कह रहे हैं कि एनीथिंग विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एवरीथिंग सॉरी एनीथिंग is increase the rate of reaction without being involved the reaction, this is called as promoter। ओके, एवरीथिंग जो होता है वो इंक्रीज हो रही होती है, रिएक्शन जो विदाउट बीइंग इन्वॉल्व द रिएक्शन इज नोन एज प्रोमोटर होता है, उसकी जैसा ही इंक्रीज हो रही होती है। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 18 में कह रहे हैं कि द सब्सटेंस दैट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज पॉइजनिंग कैटलिस्ट। जो हमारे पास कैटलिस्ट तो होता है इंक्रीज करता है रिएक्शन को, देन वो कैटलिस्ट जो होता है वो पॉइजनस होता है। सो बिकॉज ड्यू टू इफेक्टिवनेस ऑफ द catalyst, that catalyst is known as poisoning catalyst, not a promoters, not a inhibitors, not a pro catalyst, so only poisoning catalyst। then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। when catalysts and reactants are more and more than वन फेज, सो वन फेज से ज़्यादा जो हमारे पास कैटलिस्ट हो उसके रिएक्टेंट हो, सो उसको उस फेज को नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमो में तो सेम होते हैं ना, सो डिफरेंट होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो वो सेम नहीं हो सकते, वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं हीट्रोजीनियस कैटलिसिस। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 20 में कह रहे हैं कि सब्सटेंस विच इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो सब्सटेंस होता है वो इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, तो उसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटर्स, non-effect activators, inhibitors, promoters। So substance that increase the reactivity of enzyme, so this is called as stimulators। inhibitors तो रोकते हैं। okay, so in which correct option is C, stimulants। so then चलते हैं next एमसीक्यूज की। 21 में कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लीड इन पेट्रोल इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट या ऑटो कैटलिसिस या एंटी कैटलिसिस। सो एडिशन ऑफ टेट्रा इथाइल लीड जो होती है पेट्रोल की वो हमारे पास पॉजिटिव कैटलिसिस होती है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 22 में कह रहे हैं कि when a product act as a catalyst then the call as auto catalyst। जब भी हमारे पास प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं कैटलिस्ट पे, सो हमारे पास जो होता है वो ऑटोलाइसिस होती है, सॉरी ऑटोलाइसिस नहीं होती, वो हमारे पास पॉजिटिव कैटालिसिस होता है। जब भी प्रोडक्ट की बात हो तो वो एक्ट करे जब भी हमारे कैटलिस्ट पे, सो देन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैटालिस्ट। जब हमारे पास रिएक्टेंट की बात हो रही हो तो हम यहाँ नेगेटिव कैटालिस्ट करेक्ट करेंगे। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा, पॉजिटिव कैटालिस्ट, बिकॉज प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 23 में कह रहे हैं कि when the reaction completes in more than one steps, rate of reaction will be determined by the slowest step, so this is called as correct option is B। then चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 24 में कह रहे हैं कि for determining the order of reaction we use the refractometric method or dilatometric method or optical activity method or half life method। so in which correct option हमारे पास D, half life method, by determining the order of reaction। okay, so this is called as
डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो 25 में कह रहे हैं कि दी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर दी डेड रिएक्शन इज नोन एज। आप यहाँ कॉन्सेप्ट समझें कि जब भी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो फॉरवर्ड मूव कर रही होती है ज़्यादा, तो उसको हमने नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। या बैकवर्ड रिएक्शन लेस है फॉरवर्ड रिएक्शन से, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एक्सो, नॉट अ मॉडरेट, नॉट अ फास्ट। सो यहाँ आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी कोई बात कह रहे हो कि बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड रिएक्शन, जब भी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता है बैकवर्ड रिएक्शन से, सो उसको उस प्रोसेस को हमने नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेस हो रहा है देन दी फॉरवर्ड रिएक्शन के हिसाब से, सो यहाँ हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके 26 में कह रहे हैं कि द यूनिट ऑफ स्लोप इन अरहेंस प्लॉट टू द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज कॉल्ड k -1 f k c। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज c, k इज द करेक्ट ऑप्शन। देन चलते हैं 27 की तरफ। ओके सो 27 में कह रहे हैं कि व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैटलिस्ट। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो इनकरेक्ट होती है अबाउट द कैटलिस्ट। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, इट इज यूज्ड इन अ स्मॉलर amount। so yeah, smaller amount is not correct। then decrease activation energy, so catalyst work as a higher, this is correct। okay then specific in action and in effects specific rate constant। so हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी बी। सो डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी जो है हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी कैटलिस्ट की, सो कैटलिस्ट काम करेगा ज़्यादा। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज कैटलिस्ट वर्क एज फास्टली। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 28 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनमें से कौन सा हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके सो ये थे कुछ एमसीक्यूज दिए गए थे 28। सो इंशाल्लाह मैं टुमारो आई विल अपलोड next video on the basis of chemistry portion and physics portion and biology portion। ओके सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल पे जो भी न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।